Okay, students. So after completing the question number 8, today's now in this video lecture, we are going to discuss the question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने क्या रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The point on x-axis at which the net electric field is 0 due to these charges. इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। यहां पर उन दोनों पॉइंट चार्जेस में एक की वैल्यू कितनी ली गई है, प्लस 8q, और दूसरा जो मेरे पास पॉइंट चार्ज है उसका वैल्यू कितना लिया गया, माइनस 2q। जो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L यहां पर रिस्पेक्टिव लोकेटेड है। इन्होंने क्या रखा है कि वो पॉइंट बतलाओ जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या हो, 0 हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे इसमें इन्होंने क्या रखा है कि 2 चार्जेस है। एक चार्ज जैसे मान लीजिए आपसे इन्होंने क्या रखा था कि कितना है, 8q। फिगर में थोड़ा सा हम लोग यहां पे बना के समझ लें। जैसे ये मैंने ले लिया प्लस 8q, और ये इन्होंने क्या रखा था जो कि x इज इक्वल टू 0 पर है। और दूसरा जो चार्ज है, अगर हम लोग देख लें, वो सेकंड चार्ज जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि x इज इक्वल टू, आपने देखा L, जो मेरे पास डिस्टेंस है, जो यहां आपने देखा कि L डिस्टेंस है, इस तरीके से हम लोगों ने लिया हुआ है। और यहां पर जो चार्ज है वो कितना रखा हुआ है, माइनस 2q। तो इन्होंने क्या रखा है कि वो पॉइंट बतलाओ जहां पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें 0 दिखलाना है तो एक कंसेप्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं, बोले तो दोनों चार्जेस अगर प्लस हैं या दोनों चार्जेस अगर कैसे हैं, माइनस है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने देखा यहां पर एक चार्ज प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एक कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं, और जिसकी डिस्टेंस यहां से हम लोग कितनी मान लेते हैं, D ले लेते हैं। और मैं बताऊंगा कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग मानते हैं कि क्या होगी, 0 होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो अब D की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। हमें मालूम है प्लस 8q जो है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से अबे, और ड्यू टू द माइनस 2q चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अगर आप देखेंगे E2, वो कितना होगा हमारे पास में, टुवर्ड्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2 इज इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, हम लोग इस पे ऐसे बात इक्वल करेंगे। तो यहां अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे E1 के लिए K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और यहां पे हम लोग रखेंगे K, और Q2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर। तो K से K यहां पे आपने देखा तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर। तो Q1 की जगह अगर आप रखेंगे तो कितना है, 8q, और Q2 की जगह अगर आप रखेंगे कितना हो जाएगा, 2q। R1 अगर आप देखेंगे तो R1 प्लस 8q से पॉइंट P की डिस्टेंस होगी, दैट इज आप देख सकते हैं L प्लस यहां पे D का होल स्क्वायर, और जबकि R2 यहां पे माइनस 2q से डिस्टेंस होगी, दैट इज D स्क्वायर। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर 4 इज इक्वल टू L प्लस D, और अपॉन नीचे कितना D, और ये दोनों स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे रूट चढ़ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू L प्लस D और अपॉन D, तो 2D इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे L प्लस D, और अगर D हम लोग यहां पर लेके जाएं तो D इज इक्वल टू L। तो इस तरीके से यहां पर अपने पास में D इज इक्वल टू L हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये आपके पास में एक इसका ऑप्शन होना चाहिए। एक बार और थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन शायद मैच करने में Q1 की जगह हम लोगों ने कितना रखा है, 8q,
और Q2 कितना रखा हुआ है हम लोगों ने 2Q। R1 यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे L प्लस जी का स्क्वायर, और R2 यहां पे अगर हम लोग लेंगे ये कितना होगा D स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये 4 इज इक्वल टू L प्लस डी अपॉन डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2D इज इक्वल टू L प्लस डी, या D इज इक्वल टू L करेक्ट है। तो आपने देखा D इज इक्वल टू L कहां से है, फ्रॉम द चार्ज, यहां पे देख सकते हैं -2Q, एंड यहां पे हम लोग देख सकते हैं इसी में अगर हम L और ऐड कर दें तो 2L हो जाएगा फ्रॉम द चार्ज, यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, +8Q। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि -2Q चार्ज से L डिस्टेंस पर और +8Q चार्ज से 2L डिस्टेंस पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, और यहां पर आपने देखा द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। तो आपका एक L और एक 2L आएगा, लेकिन यहां पे इन्हें लिखना चाहिए था कि किस चार्ज से। ये तो ऑप्शन यहां पे रॉन्ग है, ये ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे L या 2L, L किस चार्ज से है, +Q, और -2L इस चार्ज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। इस तरीके से इन्होंने क्या रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो किसी मीडियम में रखे हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5, आर एट अ डिस्टेंस r बिटवीन देम, एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस r विल बी। वैक्यूम में क्या होगा कंडीशन, देखिए इसमें सिंपल सी हम लोग दो यहां पे बना सकते हैं केसेस। हम सभी लोग जानते हैं कि कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो F इज इक्वल टू, आपको मालूम है 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन नीचे कितना होता है, R स्क्वायर। अगर चार्जेस को हम लोग मीडियम में रख दें, जैसे मान लेते हैं इन मीडियम, अगर कोई मीडियम ले रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो मीडियम के लिए यहां पे हम लोग F सफिक्स में M मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। तो आपने मालूम है कि यहां पे 1/4πε0 क्या जाता है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना, R स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और अगर यहां पे इन एयर की बात कर लें कि अगर चार्जेस के बीच में क्या है, एयर है, तो एयर के लिए यहां पे अगर आप देखेंगे F एयर के लिए, तो यही फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन नीचे R स्क्वायर। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा F मीडियम अपॉन F एयर अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/K के इक्वल आ जाएगा। ओके, और यहां पे अगर F एयर, चूंकि इन्होंने पूछा है कि F एयर किसके इक्वल हो जाएगा, तो F एयर इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा K इंटू F मीडियम। और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इन्होंने कितना दिया, 5, तो 5 टाइम्स ऑफ द फोर्स हमारे पास में ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग यहां पे, तो कुछ मेरे पास में एक पहले 5F, F, F/2 एंड F/5। तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, जो आपके सामने इस तरीके से आप देखा आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद द चार्ज Q एंड वेट mg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L अटैच्ड टू अ स्टेशनरी सपोर्ट। इन्होंने क्या रखा है, एक वेट है mg जो किसी एक स्टेशनरी सपोर्ट से अटैच्ड है स्ट्रिंग के द्वारा, जिसकी लेंथ L है, जिसपे चार्ज Q है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अटैच कर देते हैं, यहां पे रख देते हैं, तो इन्होंने क्या रखा है, द फिगर भी दिया है इस तरीके से। तो इन्होंने क्या रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड द स्ट्रिंग मेक्स ए कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। हमें चार्ज Q का
मैग्नीट्यूड और साइन फाइंड करना है। इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करके समझ लें क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपने देखा इस तरीके से एक कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से इस तरीके से आपने एक कोई वेट अटैच किया और आपने देखा वेट कुछ देर बाद मान लेते हैं यहां पे थीटा एंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ये ड्यू टू द कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से काम करेगी, जैसे अगर आपने देखा तो आपको मालूम है इसका जो चार्ज होगा Q, उस पर एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स QE कहां काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। और इसका वेट अगर आप देखेंगे, वेट वर्टिकली कहां काम करेगा, डाउनवर्ड। यहां पे अगर आप देखेंगे ये इसका वेट काम करेगा mg, और इस पर जो टेंशन है वो टेंशन कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप देखें टेंशन यहां पे अगर हम लोग देख लें, ये T इस तरीके से आपने देखा, और अगर ये एंगल थीटा है देन आपको बहुत अच्छे से मालूम है दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और अगर ये एंगल यहां पर थीटा हो जाएगा तो आपको मालूम है टेंशन दो कंपोनेंट में यहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, T cos थीटा, और ये कंपोनेंट यहां पे क्या होगा, T sin थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बहुत अच्छे से यहां पे मालूम चल रही है कि हम सभी लोग जानते हैं, आपको यहां पे इस फिगर से क्लियर है कि जो टेंशन है, आप यहां पे ऐसे देख सकते हैं हम लोगों को, चूंकि चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी, आप यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि T sin थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, QE के। और आपने देखा T cos थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें तो यहां पे आप देखेंगे T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे QE अपॉन mg, तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी tan थीटा इज इक्वल टू QE और अपॉन mg। चूंकि हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, तो चार्ज यहां पे आप देखेंगे Q इज इक्वल टू mg अपॉन E और इंटू tan थीटा। ये यहां पे हम लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो यहां चलते हैं इस तरीके से, बी ऑप्शन mg अपॉन E इंटू tan थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x is repelled by another charge object y. However, charge object y, however, an object z is attracted to object y. Which of the following is the most possibility for the object z? ऑब्जेक्ट z के लिए यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया आपसे। इसमें जैसे क्वेश्चन में इन्होंने बोल के रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं अपनी बात को। यहां देखिए मैं इसको ऐसे समझते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या रखा, अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स। जैसे मान लीजिए एक कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। एक कोई वाई है उसके द्वारा रिपेल किया जा रहा है, तो मतलब ये वाई के द्वारा कब रिपेल किया जाएगा, जब इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब इन्होंने क्या रखा है, हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड, एक कोई ऑब्जेक्ट यहां पे जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, जेड ले लिया, यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट जेड ले लिया, इज अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट वाई, जो ऑब्जेक्ट वाई को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट वाई तो हमें पहले से पता है कि नेगेटिव है, क्योंकि वो इसके द्वारा रिपेल किया जा रहा है।
तो ऑब्जेक्ट जेड जो है वो ऑब्जेक्ट वाई को अपनी तरफ कब अट्रैक्ट करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा जब ये कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है यहां पे। या तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो जेड है वो या तो न्यूट्रल हो, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होगा तो अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन मेथड से। या आपने देखा वो कैसा हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। देखिए अगर ये न्यूट्रल है तो अगर इस पे माइनस चार्ज है तो इंडक्शन मेथड से वो अपने ऊपर कैसा चार्ज प्रोड्यूस कराएगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तब भी वो उसे अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगा। या वो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो यहां पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं इस तरीके से इसको कि या तो ऑब्जेक्ट जेड न्यूट्रल हो या ऑब्जेक्ट जेड कैसा हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। इन दोनों कंडीशन में हम लोगों को ये चीज यहां देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें इन्होंने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 में, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लिटिक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड became charged by a charges +3e, +5e and -3e respectively। इन्होंने क्या रखा? एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर 3 स्फीयर्स को स्प्रे किया गया किसी चैम्बर में, और उन पर जो चार्जेस हैं वो कौन कौन से हैं? +3, +5e एंड -3e respectively। All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got to separated. Which one of the following possible values are on the final charges on the spheres? इन्होंने क्या रखा है कि बताओ जो फाइनल चार्ज हमारे पास में है उन पर क्या पॉसिबल वैल्यूज है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि जब इन्होंने स्प्रे किया, ठीक है, तो जब स्प्रे किया तो यहां पे स्प्रे करने पे जो चार्जेस थे मेरे पास में वो कौन कौन से आए? +3e, +5e एंड -3e। ये कब के हैं? जब हमारे पास में वो कांटेक्ट में नहीं थे। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन अ सिस्टम, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन ए सिस्टम, चार्ज किसी सिस्टम में क्वांटाइज होता है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो वो टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 + Q2 + Q3, और इनकी जो वैल्यूज दी गई थी वो कितनी थी? +3e, +5e एंड -3e। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से जो मेरे पास आया वैल्यू वो कितना आया? +5e आया। ठीक है, अब यहां पे +5e आया। अब इस हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखें जितने भी ऑप्शन हैं among गिवन ऑप्शन, ओनली ऑप्शन बी, जो केवल मेरे पास में ओनली ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है उस ऑप्शन बी में ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। देखो ऑप्शन बी में +6e कॉमा, अगर हम लोग इनको ऐड कर लें +6e और कितना? -7e। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 में से -7 जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5e प्लस का आएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यूज होगी फाइनल चार्जेस पर वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी फाइनल चार्ज पर? एक +6e होनी चाहिए, दूसरी भी +6e होनी चाहिए, और एक आपके पास में -7e होनी चाहिए। ये वैल्यूज मेरे पास में पॉसिबल वैल्यूज हैं। बाकी अगर आप किसी में भी देख लें तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी ऑप्शन बी के अलावा। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या रखा है? 3 चार्जेस Q, -Q and Q0 are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the charge Q0 at point O is, हम लोगों को बताना है कि नेट यहां पर फोर्स कितना होगा कोई चार्ज Q0 जो O पॉइंट पे रखा हुआ है।
ओके, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर एक फिगर भी है आपके सामने इस तरीके से, ऑप्शन बाद में देखेंगे। जैसे इन्होंने कर रखा है कि मेरे पास में 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज आपने देखा माइनस क्यू, एक आपने देखा प्लस क्यू, ये देखिए आप माइनस क्यू, ये आपने देखा प्लस क्यू और क्यू नॉट, ये ऐसे रखे हुए हैं, डिस्टेंस ए ले रखी है इन्होंने। तो इन्होंने क्या रखा है कि ये जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट पर लगने वाला हम लोगों को नेट फोर्स फाइंड करना है, और के के लिए क्या रखा है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के को रख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे यहां पर हम लोग चलते हैं, एक फिगर फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो यहां जैसे कि फिगर ऐसे बनाया है इन्होंने, यहां ये एक क्यू नॉट रखा हुआ है चार्ज, और ये यहां पर माइनस क्यू है, और ये आपने देखा प्लस क्यू है, और ये डिस्टेंसेस ए और ए ऐसे लिया हुआ है, और ये ओ ऐसे ले लिया, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्यू नॉट पे लगने वाला हम लोगों को नेट फोर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि इस क्यू नॉट पर फोर्स कितने लग रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस क्यू नॉट पर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक माइनस क्यू की वजह से और एक प्लस क्यू की वजह से। तो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है कि जो यहां पर माइनस क्यू की वजह से फोर्स काम करेगा, या पहले प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स करेगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा। अब F1 ले लेते हैं हम लोग इसको, प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पे जो लगेगा फोर्स, और माइनस क्यू की वजह से करेगा ये टूवर्ड्स, तो ये यहां पे F2 इस तरफ काम करेगा यहां पे। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो आपको बच्चों यहां पे बहुत अच्छे से मालूम है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर F2, जो कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ओके, हम लोग ध्यान से देखें यहां पर कि मेरे पास में ये अब F1 और F2, इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट फाउंड करें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि F1 और F2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर। हालांकि 2 प्लस F1 F2 cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होता, तो उससे में कोई मतलब नहीं है। तो यहां जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में। तो यहां अगर आप देखेंगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और √2, ये आपके पास में यहां पे आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार इसका। तो ऑप्शन में इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी आना चाहिए, और ये ऑप्शन सी ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम and gains 5.0 into 10 to the power 18 electron. The net charge on the object become। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इन्होंने क्या रखा है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर 1 कूलम चार्ज है। ओके, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर 1 कूलम चार्ज है। तो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है गिवन है, ये चीज क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास में जो चार्ज दिया गया है, चार्ज Q इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया, 1 कूलम दिया गया है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन करे हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो टोटल इसने कितना हमारे पास में क्या रखा है, नेट चार्ज कितना होगा ऑब्जेक्ट पे। तो पहले तो देखो इसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से चार्ज निकालते हैं। तो Q डैश इज इक्वल टू यहां पे टोटल चार्ज गेन, चार्ज गेन कितना किया है, टोटल चार्ज गेन्ड यहां पे। तो टोटल चार्ज गेन Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE।
तो n की जगह 5 इंटू 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरीके से देखेंगे 16 5 जा 80, मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.8 कूलम, इतना चार्ज गेन किया उसने। ओके स्टूडेंट्स, अब चूंकि जब वो चार्ज को गेन कर रहा है तो बताओ गेन चार्ज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी बच्चे तो ये जो चार्ज है वो कैसा होगा, नेगेटिवली होगा। और जब वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो अगर अब हम नेट चार्ज की बात कर लें कि नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज देखिए पहले कितना चार्ज था Q और प्लस Q डैश, बट लेकिन Q डैश माइनस का क्यों लेंगे हम लोग यहां पे, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव का। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव चार्ज को। तो 1 माइनस 0.8, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा 0.2, इतने कूलम इसने चार्ज यहां पर गेन किया। ओके सॉरी, प्लस का आएगा इतने कूलम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। ऑप्शन में जैसे आपके पास में दिया है तो ऑप्शन डी होना चाहिए सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और जैसे कि आपने देखा ऑप्शन डी ही यहां पर आपको देखने को मिला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है आपसे, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग बाय एक्सिस इन XY प्लेन। एक कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो बाय एक्सिस में रखा है XY प्लेन में। द कूलम्ब फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P x 0 विल बी, कितना होगा कूलम्ब फोर्स। देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है यहां पे किसी इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर कोई देखेंगे आप इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और अगर चार्ज Q है तो उसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, QE। ओके, तो QE मतलब Q ऐसा, और लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो Q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो यहां पे इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन ए हम लोगों का मैच कर रहा है, हम लोगों ने आर की जगह यहाँ पे एक्स लिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने क्या रखा है, जैसे कि आपने देखा ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। देखो बेटा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये गॉस लॉ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, तो पूरे क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। और अगर इसके वन फेज से बात करेंगे तो आपको पता है वन फेज से अगर आप देखेंगे फाई ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू फाई ई, तो कितना होना चाहिए, 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो चेक करते हैं, इस तरीके से मेरा आंसर ये आपके सामने आया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने क्या रखा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए हमारे पास में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। देखिए ऑप्शन तो मेरे पास में सारे हैं ए बी सी डी, लेकिन देखिए जो ऑप्शन डी है इसमें इन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये आप यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r is E. Then the magnitude of the electric field due to a uniformly charged thin spherical cell of radius r with the total charge q at a distance r by 2 will be। यहां पे अगर आप देखेंगे कि r by 2 will be कितना होगा हमारे पास में डिस्टेंस, तो देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है यहां पे, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इसमें मैं पहले ही आपको बतला चुका हूं, ऑप्शन जैसे इन्होंने लिया हुआ है कि 2q चार्ज के लिए कितना है E, अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो दैट इज आपके पास में कितना आएगा 2E। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है, स्क्वायर सीट of side A is lying parallel XY plane at Z is equal to A. The electric field in the region
is E is equal to C Z square K cap. The electric flux through the sheet is E. हम लोगों को यहां पर इन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन में, एक कोई स्क्वायर शीट है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, हम लोग एक कोई स्क्वायर शीट है जिसकी साइड क्या है ए, इज लाइंग पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन टू जेड इज इक्वल टू ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट, इस सीट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों के पास में कितना होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। यहां पे चूंकि एंगल 0 बन रहा है हमारे पास में, तो फाई इज इक्वल टू ई ए आएगा। तो ई कितना दिया गया है, सी जेड स्क्वायर के कैप है, और जेड कितना है, ए है। तो जेड की जगह अगर हम ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और एरिया चूंकि साइड उसकी ई दी गई है, ए दिया गया है, तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, और जो जेड स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में ए टू दी पावर 4 सी कैप, फर्स्ट ऑप्शन इसका यहां पे करेक्ट होना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं एक बार थोड़ा सा और इसको समझा दूं। फाई ई इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे यहां पर ई ए कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 0 डिग्री, ई की जगह चूंकि हम रख रहे हैं सी जेड स्क्वायर, यहां पे के कैप आप तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, और एरिया ए स्क्वायर। और जब जेड इज इक्वल टू ए दिया है तो हम ए रख देंगे, तो सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 4 सी। ये ऑप्शन यहां पे इसका करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहीं पे इन क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप अगले वीडियो में बने रहें।